हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? आज जनरल साइंस हम डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस किया था 2 क्लास में, सारा पीवाईक्यू हम देख लेंगे, ठीक है। इतना बा, इतना बारिश हो रहा है आजकल। आप सब लोग तो ठीक है, किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट वीडियो को शेयर कर देते हैं। आज साउंड में कोई इश्यू है तो बताइएगा। साउंड में कोई इश्यू है? इज देयर एनी इश्यू रिलेटेड टू साउंड? एक मिनट रुक जाइए, शेयर कर लेते हैं। आई थिंक साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? आज जनरल साइंस हम डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस किया था 2 क्लास में, सारा चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए चलिए। इधर तो पूरा फ्लड हो गया, इसका न्यूज आता रहता है। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस एक इंपॉर्टेंट होता है, तो अराउंड 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक आने को देखने को मिलता है। 1-2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहता है, ठीक है। तो जनरल साइंस में मेनली आपका सबसे पहला होता है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी से अराउंड 60% क्वेश्चन आता है आपका, 60% क्वेश्चन। उसके बाद आता है फिजिक्स और उसके बाद आता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के आई थिंक 40% क्वेश्चन आपका आता है, तो ये हमेशा याद, ठीक है ठीक है। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस तो देखो, ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का सारा पीओए को हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज फिजिक्स देखेंगे और उसके बाद हम केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, ये तो एमटीएस में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हम सबको पता है ऑक्सीजन होता है O2, ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद आपका NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, या ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और H2 क्या होता है? वाटर होता है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं बता दिया, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है आपका। द नेम ऑफ द लाफिंग गैस, कौन सा गैस है जो आपके सामने आएगा तो आप हंसने लगोगे? लाफिंग गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर। लाफिंग गैस ये एग्जाम में 2 बार आया है, आई थिंक 2-3 बार आ गया, और ये आता भी रहता है आपका ऐसे टाइप का जो एग्जाम होता है। यस, इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? गैस है जो लोगों के ऐसे अगर सामने ऐसे आ जाए तो वो लोग हंसने लगते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस किससे बनता है? ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड इथेन, ठीक है। ये सब गैसेस है
तो बायोगैस किससे बनता है बताइए? बायोगैस क्वेश्चन 3 लिख के आंसर मारिए, तब मैं समझूंगा, ठीक है, नहीं तो मार्च हो जाता है आंसर। 3 डॉट देके आंसर दीजिए। आप लोग 42 लोग लाइव में हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वो यूट्यूब में एक चैनल है एपीएसएसबी एंड एपीपीएससी कोचिंग, वहां पे अपलोड हो जाता है रिकॉर्ड, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बायोलॉजी खत्म कर लिया, ज्योग्राफी का पीवाई को डिस्कशन हो गया, और ये आपका थर्ड जो हो रहा है दैट इज आपका ये आज जाके जनरल साइंस खत्म हो जाएगा, तो 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है दैट इज आपका बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, लोग सी मार रहे, ठीक है। तो सी कैसा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या बायोगैस है क्या? बायोगैस जो गोबर ओबर से बनता है ना गैस, ठीक है, तो वो मीथेन है, ठीक है। मीथेन, मीथेन को क्या बोला जाता है? बायोगैस बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। मीथेन, इथेन में कुछ मीथेन होगा, मीथेन इज बायोगैस। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब का HNO3 किसका है वो बाद में। अच्छा, तो केमिकल फॉर्मूला क्या है एसिटिक एसिड का? फ्री एसिटिक एसिड। ये सब एसिड का फॉर्मूला हमें केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जितना भी एसिड का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब हमारे नोट्स में है। आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी का अगर स्टूडेंट हो तो आपको जनरल साइंस का नोट्स दिया गया होगा, अगर नहीं मिला तो आप उसमें पूछ लीजिए किसी से, या तो ग्रुप में बोल दीजिए या तो ग्रुप में जाके देख लीजिए, ठीक है। वहां पे ये नोट्स के बारे में है, और नोट्स में सब है, सब का बारे में है। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड, ये सब का एग्जाम में आता है, ठीक है, ठीक है, बताइए। तो ये है CH3COOH इज एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक एसिड है जिसका आपका वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से बिलो होता है, तो उसकी वजह से इसको एसिड में आपका कंपेयर वो किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे जाके ये आपका एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन 4 खत्म होता है। नेक्स्ट बताइए, व्हिच इज द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन नेचर इन प्योर फॉर्म? देखो ऐसा यहाँ पे कौन सा मेटल है जो एकदम प्योर पाया जाता है, ठीक है। इसको कोई आपका वो नहीं किया जाता, आपका और के साथ नहीं पाया जाता, आप उसको डायरेक्ट मिलोगे, डायरेक्ट मिलेगा आपको, जैसे भी छोटा फॉर्म में या बड़ा फॉर्म में डायरेक्ट मिलेगा। जैसे आयरन क्या होता है? आयरन नहीं मिलता, डायरेक्ट ओर मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ऐसे ओर के फॉर्म में मिलता है। तो वैसा कौन सा वहां पे वो है जो आपका एकदम डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो गोल्ड डायरेक्टली मिल जाता है, और गोल्ड क्या है? एक मेटल है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मेटल है, एक कीमती मेटल है, ठीक है। तो गोल्ड रिवर कौन सा रिवर को बोला जाता है? एनीवन नो? आपका अरुणाचल का कौन सा रिवर को गोल्ड रिवर बोला जाता है? गोल्ड रिवर, जहां पे प्लेसर डिपॉजिट मिलता है, गोल्ड रिवर। कौन सा रिवर को गोल्ड रिवर बोला जाता है? गोल्ड रिवर, सबका आंसर सही है। इंदिरा, मोगे, यापुंग, मुम, गगुम। तो सुबनश्री रिवर को क्या बोला जाता है? गोल्ड रिवर बोला जाता है। द पीएच वैल्यू, पीएच मतलब क्या होता है? पावर, पोटेंस, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल का सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? हम किसी भी चीज को, जैसे मान के चलिए यहां पे अगर लगाओगे या कुछ भी, अगर जैसे मान के चलिए ये पानी है तो इसका भी एक पीएच वैल्यू होगा, इसमें अगर सोल्ट डाल दोगे तो उसका भी एक पीएच वैल्यू होगा, इसमें अगर हम वो डाल देते हैं क्या बोलते हैं आपका लाइम, तो उसका भी एक पीएच वैल्यू आएगा। तो ये पीएच वैल्यू क्या होता है? किसी भी चीज का पोटेंस वैल्यू, पावर वैल्यू। तो एक होता है आपके एसिडिक और एक होता है बेसिक, ठीक है। तो ये न्यूट्रल क्या है? ये सुबनश्री रिवर को गोल्ड रिवर बोला जाता है। तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है अप टू 14 तक, ठीक है। तो ये बीच का क्या रास्ता होता है? 7। तो 7 तक जिसका भी वैल्यू आएगा दैट इज आपका वो एसिडिक है। जैसे मान के चलिए कल हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसका पीएच वैल्यू 1.2 रहता है। उसके बाद लेमन का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका MgOH, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 14 होता है। तो ये बेसिक होता है और ये आपका एसिडिक होता है,
ठीक है, तो कोई भी चीज एसिडिक एंड बेसिक हम कैसे वो देखते हैं, जिसका पीएच वैल्यू बिलो 7 होता है। जैसे रेनफॉल जो 6 के आसपास 6-7 के आसपास होता है, लेकिन उससे नीचे अगर रेनफॉल का वैल्यू चला जाए तो उसको क्या बोला जाता है, एसिडिक रेनफॉल बोला जाता है। तो एसिडिक रेनफॉल क्यों होता है, मेनली अगर ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करता है, एसिडिक बन जाता है। तो ये एसिडिक रेनफॉल क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो 7 इज द न्यूट्रल। ठीक है, तो 7 न्यूट्रल है आपका, pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केमिकल प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड। तो ऐसा क्या चीज होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है और फिर आपका हीट प्रोड्यूस होता है, मोशन, सॉल्यूशन, कंबशन, सक्शन, बताइए बताइए। ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल, जैसे ये फैक्चुअल था, ये कॉन्सेप्चुअल है, आप कॉन्सेप्ट लगा के उसको कर सकते हो। फैक्चुअल वाला ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू कॉन्सेप्चुअल, लेकिन कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस व्हिच सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, आग जलने को क्या बोलते हैं, कंबशन। ठीक है, तो उसको कंबशन बोला जाता है, कंबशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, आपका हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर। ये जो मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। हमारा जो घर का वायरिंग है, तो वो हमने मेटल को क्या किया, पिघला के कैसे भी करके उसको वायर बना दिया। क्या आप प्लास्टिक को, क्या इसको आप वायर बना सकते हो, नहीं। क्या मोबाइल को वायर बना सकते हो, मोबाइल का जो प्लास्टिक कवर होता है, नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो वायर का शेप ले लेता है, बताओ। ये हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वायर का, आपका मेटल का प्रॉपर्टी में हम पढ़ाते हैं इसको। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी की वजह से वो किसी का शेप ले लेता है। जैसे आपको क्या बना सकते हो, आप उसको कुछ भी बना सकते हो मेटल से। ठीक है, जैसे मान के चले हम गोल्ड मेटल से क्या ज्वेलरी बना लेते हैं, फिर आयरन से हम रॉड बनाते हैं, फिर आयरन से हम क्या बनाते हैं, जो भी हमें मन चाहता है वो हम बना लेते हैं, घर का जो भी सामान होता है वो बना लेते हैं। तो उसको किन प्रॉपर्टी की वजह से, मेलिएबिलिटी की वजह से। ठीक है, लेकिन डक्टिलिटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में तब्दील कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। तो ये दो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना, डक्टिलिटी जिसकी वजह से हम वायर्स में बना सकते हैं, मेलिएबिलिटी जिसकी वजह से हम उसको पिघला के कुछ भी रूप धारण करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। 2-3 मिक्सचर का मेटल होता है, एंड नॉन मेटल, ये मेटल है, ये मेटल 2 है, ये मेटल 3 है, ये नॉन मेटल है। तो ऐसा बहुत सारा मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर, इसका नाम क्या है। ठीक है, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हो, केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसे हाथ से नहीं कर सकते हो, आपको पिघला उगला के करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है, एलॉय है, मिक्सचर्स है, कोलाइड है, सस्पेंशन है, बताओ। ठीक है, जो आयरन होता है ना वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, एलॉय के साथ मिलता है। ठीक है, तो दैट इज एलॉय, आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग सही, सब लोग सही आंसर दे रहे हो। तो जिसका जिसका सही आंसर आ जाता है तो मैं समझ लेता हूं आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है एलॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज। देखो एसआई यूनिट और एक होता है सीजीएस। ठीक है, सीजीएस और एसआई, तो इस ये क्वेश्चन आता ही रहता है, तो हमारा नोट्स में है सबका, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज, लेंथ का डिस्टेंस जो मापते हैं ना उसके एसआई यूनिट क्या है, आप लोग बताओ। 10 का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बताओ। ऑल कैसे हो जाएगा एसआई यूनिट। देखिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि किलोमीटर हो जाएगा एसआई और मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर नहीं, एसआई होता है आपका मीटर। ठीक है, और आपका सीजीएस क्या होता है वो बताइएगा। तो मीटर है, किलोमीटर नहीं है, जो लोग किलोमीटर मन में आता है नो, एसआई यूनिट है मीटर, ओनली मीटर। ठीक है, लेकिन लोग एग्जाम में सिर्फ किलोमीटर मार देते हैं, वो गलत है।
द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड। अभी जो मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसको क्या बोला जाता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाएगा? अभी मैं जो बोर्ड में फोर्स दिया हूं, ठीक है, बताओ। बताइए। दैट इज प्रेशर, ठीक है। ये यहां पे मैंने क्या डाला? प्रेशर डाला, ठीक है। यहां पे मैं क्या डाला? दैट इज प्रेशर। इज दैट क्लियर? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है? ऐसे नीचे की तरफ कोई भी अर्थ जो किसी चीज को पुल करके रखता है अपनी तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी चीज का फ्लो को क्या बोलते हैं? हम करंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे रिवर का करंट, रिवर का पानी से जा रहा है तो उसको रिवर करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? दौड़ रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हम किस यूनिट से मापते हैं? आपका घर में या किसी भी जगह में आपका यूनिट कैसे उसको मापते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बताइए। जूल, न्यूटन, एम्पियर, हर्ट्ज। आंसर आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। दैट इज एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। इसलिए बोलते हैं ना, हम जो घर में वो लगाते हैं आपका एमसीबी, उसमें एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितना जा रहा है? वोल्टेज का अलग है, वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टेंस जो हम वो लगाते हैं रेजिस्टर फैन का कमाने के लिए, तो उसका ओम है, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है। वोल्टेज का वोल्ट है, कितना फ्रीक्वेंसी है वोल्ट, कितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, दैट इज एम्पियर, ठीक है। वाट अलग है। तो नेक्स्ट, व्हिच मिरर इज यूज्ड? व्हीकल। व्हीकल में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? व्हीकल में बताइए, व्हीकल में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? व्हीकल में कौन सा मिरर को यूज किया जाता है? बताइए कौन सा? कनकेव, कन्वेक्स एंड वर्चुअल मिरर, कौन सा मिरर को यूज किया जाता है? व्हीकल में क्या होता है? ये इधर आप देखोगे तो पीछे का बड़ा एरिया दिखाई देगा, ठीक है। तो कौन सा मिरर को यूज किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन 13, फटाफट आंसर करिए। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल मिरर एंड ओएफसी। कॉनकेव एंड कॉनवैक्स, ठीक है, ऐसे याद रखो। कॉनकेव एंड कॉनवैक्स, ठीक है। तो वैक्स से क्या होता है? कोई भी अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो ये बड़ा इमेज यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपका डाइवर्ज, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर होता है आपका द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज। तो ये कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर या अनचार्ज बॉडी के ऊपर वो करेगा, आपका एक्सर्ट करेगा? बताइए। ये सीजीएल 2021 में आया है, स्पीड इलेक्ट्रिक फोर्स। बताइए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज स्पीड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंबशन। देखो, मैंने उस दिन भी बताया कि कोई भी सब्जेक्ट को हमें छोड़ के जाना नहीं चाहिए। इट में आपका क्या क्या सब्जेक्ट है आप लोगों का? हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री। तो ये पहले बता देता हूं, इसका आंसर है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ के जाना नहीं चाहिए। हिस्ट्री,
ठीक है। हिस्ट्री का एंशियंट होता है, फिर मेडिवल होता है और फिर मॉडर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न एंड एंशियंट। उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये आता है। उसके साथ साथ हिस्ट्री के बाद आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपका मेनली क्या क्या होता है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इसको इन तीनों को करके जाना है। फिर आपका आता है दैट इज जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में क्या क्या आता है, आपका बायोलॉजी, फिर आपका फिजिक्स, और फिर आपका अभी हम फिजिक्स का पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपका आता है दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। उसके बाद आपका दैट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी। उसके बाद आपका दैट इज अरुणाचल जीके, अरुणाचल जीके, ठीक है। दीज आर द चैप्टर्स। उसके साथ साथ आपका दैट इज करंट अफेयर्स। तो किसी भी पोर्शन को हमें छोड़ के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स आपको सिलेक्शन के लिए बहुत मैटर करेगा। सिलेक्शन नहीं होने के लिए तो सही है, मान के चलिए आपका 110 मिला, तो इसमें अगर 2 मार्क और कम मिल गया, जैसे मान के चलिए आपको 4 मार्क 106 मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर 4 मार्क ज्यादा मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कट ऑफ 170 जा रहा है, तो आपको अगर 164 मिला, मतलब अगर 3 क्वेश्चन नहीं कर पाए या 166 मिला, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा नुकसान करेगा, या 1 साल आपको पीछे लेके जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को हमें छोड़ के जाना नहीं चाहिए, हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि सर अभी क्या करूं, इतना बड़ा पढ़ के जाओ, एग्जाम में क्लिक करेगा, क्लिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब आपको याद हो जाएगा। मेरा भी याद नहीं होता है, क्वेश्चन देखते हो, हाँ, तब माइंड क्लिक कर देता है कि हाँ ये तूने इस पढ़ा था, ये है, ठीक है। फिर क्लिक मारोगे तो फिर आके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए आपको मैटर करेगा। तो ये सब सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है। नोट्स हमने जो दिया है आप लोगों को, पीडीएफ प्रोवाइड किया, उसको बार बार रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। कुछ लोग बोलते हैं सर याद नहीं रहता है, आपका तो याद रहता है। अरे मेरा सेम है, कुछ नहीं है, बस उसको खाली रिवीजन करना है बार बार मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं एक बार रिवीजन कर लिया, नहीं। सुबह हिस्ट्री पढ़ो, रात ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा, एक दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 2 घंटा जीएस का, और बाकी क्या करो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी पढ़ो। तो कम से कम 2 घंटा, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को भी पढ़ो, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा। 8-10 घंटा 12 घंटा पढ़ो, जॉब हो जाएगा तो क्या होगा, आपका लाइफ एक सिक्योर हो जाएगा। अभी 1 हफ्ता 10 दिन अच्छे से मेहनत करो, तो क्या होगा, आपका बाद में उतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। When one body rule over the surface of another body, ये ऐसे रूल हो रहा है, रूल, ठीक है। The resistance to the motion, जैसे मान के चलिए is cold, ये जा रहा है, ठीक है, ऐसे तो उसको जाना चाहिए, लेकिन रुक क्यों जाता है? रुकने का तो कारण है ना, ये जा रहा है, लेकिन ये इधर आके रुक जाएगा, या बीच में जाके कहीं पे जाके ऐसे रुक जाएगा। तो रुकने का मेन कारण क्या होता है आपका, तो उस कारण का बताओ। रनिंग फ्रिक्शन, वॉकिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे नहीं नहीं, एपीएसएसबी का तो एग्जाम मैं नहीं दूंगा, एपीपीएससी एपीएसएसबी का ये सब। मैं तो असम का हूं, ठीक है। बताओ, फोर्स नहीं, फोर्स नहीं, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। कोई भी हम अगर चल रहे ना, तो चलने में प्रॉब्लम होता है। ये ब्रेक जो गाड़ी का लगाते हैं ना, फ्रिक्शन की वजह से वो रुकता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, दुनिया में हर जाने वाला वस्तु जाता ही रहता, उसको पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोल हो रहा है ना, रोल, तो रोल की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन, इधर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन। अगर हम वॉक करते हैं तो वॉकिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर रनिंग करता है ऐसा तो रनिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर, इंडियन आपका जितना भी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका वो होता है एटॉमिक का, तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, कौन है, ठीक है। कुछ लोग उसमें गलत मार देते हैं, कुछ लोग बोल देंगे कि अगर उसमें डॉक्टर अबुल कलाम जी के बारे में होता तो अबुल कलाम, नहीं, अबुल कलाम जी मिसाइल अलग होता है। मिसाइल हम जो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे दागे थे ना, वो मिसाइल है। और रॉकेट क्या है, हम ऊपर भेजते हैं, किसके लिए, उधर जाके सैटेलाइट वगैरह को प्लेस करता है, जिसकी वजह से हम क्या है, ये आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। उसके साथ साथ वो सैटेलाइट, उसके साथ साथ वो चंद्रयान, ये सब वो सब होता है आपका स्पेस, ठीक है। रॉकेट अलग है, स्पेस अलग है, ठीक है।
तो विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज विक्रम साराभाई इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, ये फायरमैन 2023 में आया था। हु वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया? तो न्यूक्लियर क्या होता है? ये जो एटॉमिक एनर्जी हम मिलते हैं ना, जैसे यूरेनियम, उसके बाद थोरियम, ठीक है, तो यूरेनियम, थोरियम, ये सब यूज किया जाता है मेनली आपके एटॉम बम बनाने के लिए, जो तो ओपेनहाइमर ने बनाया था। आपका अमेरिका ने छोड़ा था किसके ऊपर? जापान के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। तो वैसा एटॉम बम, तो ये तो हो गया आपका उसका निगेटिव यूज, ठीक है, एटॉम बम बनाने के लिए। पॉजिटिव यूज होता है थोड़ा एटॉम आपका ये न्यूक्लियर, थोड़ा आपका न्यूक्लियर वो एटॉम से, आपका यूरेनियम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, एज कंपेयर टू कोल। तो इसका जो फाउंडर है दैट इज आपका हुमियो जहांगीर बाबा, ठीक है। तो हुमियो जहांगीर बाबा के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, ठीक है, इसको याद रखना। अब्दुल कलाम जी किसके फादर मेनली माना जाता है? मिसाइल के, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर दैट यूज यूरेनियम 233? यूरेनियम में भी बहुत होता है, 235, 233, 237। तो कौन सा, ये करंट अफेयर्स में था उस टाइम, तो कौन सा ऐसा फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर है जहां पे इसको यूज किया गया था? ध्रुवा, कामिनी, पूर्णिमा, नॉन ऑफ द अबव? बताइए। 17 का 18 का आंसर क्या होगा? हाँ, ये उस टाइम करंट अफेयर्स में था। करंट अफेयर्स आपका अगर जो उस टाइम फॉलो किया तो दैट इज कामिनी, ठीक है, कामिनी था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फोर्स गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन? तो ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से ये जो सन है उसको इर्द गिर्द क्या होता है? अर्थ घूमता है, ठीक है, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से अराउंड द सन, अगर ये इधर नहीं जाता इधर नहीं आता, क्यों? एक सर्टेन पाथ में ऐसे घूमता रहता है। व्हिच फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रेडियोएक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स? यस, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से ये अर्थ ऐसा घूमता रहता है, ठीक है, अर्थ ऐसा घूमता रहता है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रेडियोएक्टिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका नासाज, उस टाइम करंट अफेयर्स में था ये, नासाज वाइपर मिशन इज टू एक्सप्लोर। तो अभी अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में था। तो ये देने का मतलब यही है कि करंट अफेयर्स का चीज कैसे क्वेश्चन में आता है। नासाज वाइपर मिशन 2020 का आंसर आप लोग मॉक टेस्ट देके जाना एग्जाम में, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या होता है? आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, सही होता है। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपको उधर जाके मिल जाएगा, नहीं मिलता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट 2 घंटे के अंदर कैसे पेपर, आजकल ज्यादातर लोगों का क्वेरी यही आ रहा है कि सर 2 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेंथी है, रीजनिंग नहीं कर पा रहे, मैथ्स नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोग तो कर पा रहे हैं, उन लोग का तो सिलेक्शन हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं? मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ मून, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नासा's वाइपर मिशन इज टू एक्सप्लोर साउथ पोल ऑफ सन। नेक्स्ट, रेडिएशन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन इंटरनेशनल एसआई यूनिट कल्ड।
ठीक है, तो रेडिएशन का वजह से जिनको हुआ मिला था, फिर बाद में ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल में आया था, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट आया था। ठीक है, कौन सा वो है ऐसा यूनिट आपका रेडिएशन का, जितना भी चीजों का ऐसा यूनिट होता है सब हमने नोट्स में दे दिया आप लोगों का। ठीक है, बताइए रेडिएशन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन व्हिच इंटरनेशनल एसआई यूनिट कॉल्ड ए, क्या बोला जाता है उसको? बेक्वेरेल, क्यूरी, ग्रे, नन ऑफ द अबव। बताइए। बताइए। ठीक है, इसका वो होता है बेक्वेरल। ठीक है, बी क्यू सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टिक इमेंस इन वाटर अपियर बेंट ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ। तो ये ऐसा स्टिक, मान के चलिए ये वाटर है, तो यहां पे आपने ऐसा एक स्टिक रख दिया, लेकिन आपको दिखाई देगा ऐसा एक बेंड हो जाएगा। तो ये बेंड किस लिए दिखाई दे रहा है? आपका स्टिक इमर्स्ड इन वाटर अपियर बेंट ड्यू टू प्रॉपर्टी, ये इधर बेंड दिखाई देगा ड्यू टू प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। बताइए। रिकोबाई, पेन वांग, जॉय, मोगे। यस, रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपका पानी में होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्शन। तो देखो एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कुछ लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, तुरंत मतलब स्पीड के चक्कर में आंसर को मार देते हैं। आंसर को मान, जो कंसेप्चुअल होता है उसका क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। द टर्म रेडियो एक्टिविटी वॉज गिवन बाई, तो रेडियो एक्टिविटी किसने दिया था? लास्ट ईयर ये आया था, लास्ट टाइम सीजीएल में आया था। रेडियो एक्टिविटी टर्म गिवन बाय माइकल फेराडे, मैरी क्यूरी, दिमित्री मेंडेलीव, जॉन डेल्टन। बताइए क्वेश्चन 23 किसने दिया था रेडियो एक्टिविटी? माइकल फेराडे। नो, माइकल फेराडे। मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट है जिनको आई थिंक 2 बार नोबेल मिला था। ठीक है, दैट इज मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी इज द करेक्ट आंसर, रेडियो एक्टिविटी उन्होंने दिया था। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है ये है अर्थ, सन। ठीक है, ये मान के चले अर्थ है, तो अर्थ क्या होता है? सन का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अर्थ कैसा होता है? ये ऐसे एक रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अर्थ क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। इज इट क्लियर? रोटेशन, अर्थ ऐसा रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। तो कोई भी सैटेलाइट को अगर स्टेशन रहना है, जैसे मान के चलिए ये इंडिया है, तो एक सैटेलाइट है, हमने छोड़ा कि जाओ भाई तुम ऊपर जाओ, जाके हमारा ऊपर नजर रखो। तो उसको अगर वहां पे जाके स्टेशन रहना है, जैसे मान के चलिए यहां पे हमने उसको छोड़ा, ठीक है, ये इधर पंखा वो लगा दिया सोलर, वो उधर से पावर मिल जाए, तो इसको अगर इधर रहना हो, स्टेशन रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक तो उसको आपको रोटेशन करना पड़ेगा, एज वेल एज उसको क्या करना पड़ेगा? रिवोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो उसमें 2 मिसाइल ऐसे लगाना पड़ेगा, 2 मिसाइल। एक मिसाइल जो अर्थ के साथ साथ उसको भी लेकर चले ऐसा, और एक मिसाइल ऐसे कि उसको भी ऐसे, आप जैसे ऐसे घूम रहे हैं ना, आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो उसको भी ऐसे रोटेट करें। तो उस मिसाइल, उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
तो जियोस्टेशन सैटेलाइट मेनली आपका वेदर फोरकास्टिंग, अभी जो आपका बारिश हो रहा है हमारा इधर अरुणाचल में भी, वो वेदर फोरकास्टिंग कौन कर रहा है, वो इंडिया के ऊपर है, तो उसको बोला जाता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये एक दिन में उसको एक वो राउंड लगाने में अब बताओ कितना टाइम लगेगा। कौन 1 ईयर बोल रहा है? डी कैसे होगा, 1 ईयर कैसे होगा? जियोस्टेशन सैटेलाइट कंप्लीट 1 ऑर्बिट ऑफ अर्थ, अर्थ का ऑर्बिट लगाना, नॉट सन। तो ये है जियोस्टेशन। एक होता है आपका सन सिंक्रोनस, तो वो क्या होता है, उसमें आपका ये जो सैटेलाइट होता है उसमें जो पोलर सैटेलाइट होता है वो ऐसे रहता है, तो उसमें क्या होता है एक ही सैटेलाइट लगा होता है, तो उसकी वजह से पहले ये इसका ले लेता है जायजा, फिर इसका ले लेता है, फिर इसका ले लेता है, तो ये पूरा आर्क का वो ले लेता है, आपका इमेजिंग ले लेता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, यस, ठीक है। तो वो सैटेलाइट अलग है, उसमें एक ही रॉकेट लगा होता है, लेकिन जियोस्टेशन सैटेलाइट में क्या होता है, 2 रॉकेट लगा होता है, रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, तो उसकी वजह से स्टेशन रहता है, ठीक है। तो दैट इज आपका, और ये जियोस्टेशन सैटेलाइट मेनली आपका वेदर फोरकास्टिंग वगैरह इस सब के लिए यूज किया जाता है, तो 1 डे लगता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? तो तारापुर ये फेमस है आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, बताइए कहां में लोकेटेड है? तारापुर, देखो तारापुर जो पावर प्लांट है वो कहां में लोकेटेड है, ये आप लोग का नोट्स के एकदम लास्ट में मैंने दिया है, जो जो जितना जितना पावर प्लांट है इंपोर्टेंट वाला को तो हाईलाइट भी कर दिया था, ठीक है। वो तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और यहां पे देखो आपका महाराष्ट्र नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पे जाके हमारा जितना भी क्वेश्चन हमारा आया था पीवाईक्यू में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पे इस क्लास को रुकना पड़ेगा, मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप लोग इस हिसाब से पढ़िए जैसे क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। और कुछ है तो कमेंट में बताइए, कुछ अगर कोई टॉपिक के बारे में अगर आप लोग सुनना चाहते हैं मेरे बारे में, सॉरी मतलब एग्जाम का कोई एग्जाम का पढ़ाई लिखाई रिलेटेड। अभी देखो आपका 15 में एग्जाम है ना, तो आज 31, छोड़ दो आज को, रफली 14 डेज है, इतना अच्छे से यूटिलाइज करो, घर से बाहर ही ना निकलो, ठीक है, रूम से बाहर ही ना निकलो, क्या पता ऐसा मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं, अगले साल आते आते कोई मास्टर में एडमिशन ले लेगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, आपको अंदर क्या पता इस जोश रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो जोश में आपका वो कर दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप लोग बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू से आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसा कहां से क्वेश्चन आएगा। तो अभी क्या करो, अभी थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फिर 6 बजे 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। थैंक यू एवरीवन। एपीएसएसबी में साइंस एंड टेक नहीं होता है, बस वही होता है आपका ये जनरल साइंस, साइंस एंड टेक आपका एपीपीएससी में होता है, ठीक है, सेम ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाता है। अगर ग्रुप में नहीं मिला तो मैसेज कर दो किसी को, कॉलीग को, ठीक है। आप लोग का जो लोग एडमिशन लिए हैं, मतलब एडमिशन लिए थे ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अगर लिए हैं तो आपको वहां में मिल जाएगा कंटेंट में जाने के बाद, या तो आपका ग्रुप में जिस ग्रुप में है वहां का एडमिन को या सर मैम को बोल दीजिए, मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।